हेलो माय डियर ग्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने जा रहा है, तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और 3 दिसंबर एग्जाम में, क्लैट के एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देख लेते हैं कि देश में कौन कौन से ऐसी रेगुलेटरी बॉडी हैं जो कि काम करती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी काफी चर्चा में भी रहा क्योंकि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे इसके द्वारा इलेक्शन कराया गया। इलेक्शन की बात करें तो देश में इलेक्शन को कराने के लिए, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, ये सारे इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम भारत के अंदर यदि कोई करता है तो उसे इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। इलेक्शन कमीशन के प्रोविजन की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनरी प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा जिसका कॉन्सेप्ट आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 324 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भारत में इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए एक इलेक्शन कमीशन होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा। और इस निर्वाचन आयोग की स्थापना एस्टैब्लिशमेंट 25 जनवरी 1950 में की गई। हेडक्वार्टर की बात करें इसके तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसके प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें, कमिश्नर की बात करें तो राइट नाउ राजीव कुमार आपको देखने को मिलेंगे इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये 3 मेंबर बॉडी होती है इलेक्शन कमीशन, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो पहले इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो अनूप चंद्र पांडे, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। और सेकंड इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो अरुण गोयल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है इलेक्शन कमीशन के बारे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टैटिक बेस्ड हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके की यदि हम बात करें कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन वो पहले व्यक्ति थे जो कि इसके चेयरमैन थे। इसके अलावा हम बात करें अगले ऑर्गेनाइजेशन की, तो भारत में आपको बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें रिजॉल्व किया जाता है ट्रिब्यूनल के तहत। अब ये ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, ये एक तरीके के क्वाजी जुडिशरी आपको सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि कोर्ट तो नहीं होते हैं लेकिन कोर्ट की ही तरह कुछ मामलों की सुनवाई ये करते हैं जिनको ट्रिब्यूनल बना करके किया जाता है। उन्हीं में यदि हम ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो ऐसे देश में बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, लगभग 14-15 ट्रिब्यूनल्स आपको भारत के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल है जो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, एनजीटी। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश किया गया था 5 मई 2010 में इसे एस्टैब्लिश किया गया। इसके हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बात करें इसके राइट नाउ चेयरपर्सन की तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इसके एट प्रेजेंट चेयरपर्सन हैं। और पहले चेयरमैन की बात करें तो जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत आपको इसके पहले चेयरमैन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे सीवीसी के नाम से जाना जाता है, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से जानते हैं। देश में होने वाले भ्रष्टाचार, यानी जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं, किस तरीके से करप्शन को किया जाता है ना, ये सारी चीजों पर नजर रखने का काम, विजिलेंस करने का काम यदि कोई करता है तो इसके लिए भारत में एक आयोग बनाया गया है, कमीशन बनाया गया है, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की यदि हम बात करें, ये स्टैब्लिश कब हुआ तो फरवरी 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया। इसके बनने का जो प्रोसीजर था वो एक कमेटी की रिकमेंडेशन के तहत किया गया था, और वो कमेटी थी के संथानम कमेटी। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन में भारत में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा।
ठीक है। और इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन की बात करें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव राइट नाउ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। और इसके पहले चेयरमैन की बात करें, फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो एनएस राव इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जिसे CIC के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। CIC के नाम से जाने वाला है ना। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में भी एक सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, और ये अधिकार कब आता है तो 12 अक्टूबर 2005 में ये इंफॉर्मेशन जो है एक्ट जो आता है निकल करके कि भारत में सूचना का भी एक अधिकार होगा, और ये आता है 12 अक्टूबर 2005 में। और इसी चीज को लेकर के भारत में एक रेगुलेटरी बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया, जिसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या CIC एक्रोनम के नाम से हम जानते हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसके एट प्रेजेंट चेयरपर्सन की यदि हम बात करें तो यशवर्धन कुमार सिन्हा इसके राइट नाउ चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगे। यदि इसके फर्स्ट चेयरपर्सन की बात करें तो वजाहत हबीबुल्ला इसके फर्स्ट चेयरपर्सन हुआ करते थे। ठीक है। इसी के साथ हम बात करें हमारे अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से, NHRC के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो ये भारत में लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसे हम ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे निकल करके आएगा कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एवरी 10th ऑफ दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत में ह्यूमंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया है तो NHRC को बनाया गया है। बात करें ये कब बना NHRC, तो 12 अक्टूबर 1993 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। और इसके चेयरपर्सन की यदि हम बात करें, इसके राइट नाउ चेयरपर्सन कौन है तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा आपको वर्तमान में इसके चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। बात की जाए कि इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, इसके पहले चेयरमैन हुआ करते थे। बात करें अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि महिलाओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसे नेशनल कमीशन फॉर विमेंस के नाम से जाना जाता है। नेशनल कमीशन फॉर विमेंस ये कब स्टैब्लिश हुआ तो 1992 में ये स्टैब्लिश हुआ। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेगा तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन कौन है तो इसके प्रेजेंट में चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगी रेखा शर्मा। और पहली चेयरपर्सन कौन हुआ करती थी तो जयंती पटनायक इसकी पहली चेयरमैन थी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हमारे अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी एक कास्ट को क्या करता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, जिससे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है, यानी NCSC इस कमीशन को बोला जाता है। इस कमीशन को बनाया गया था 19 फरवरी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर यदि हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बात की जाए इसके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के, तो हर्ष चौहान प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो अरुण हलदार आपको इसके वाइस चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट चेयरपर्सन की बात करें तो सूरज भान इसके फर्स्ट चेयरपर्सन हुआ करते थे। बात करें अगले कमीशन की तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ये शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने और उसे रेगुलेट करने के लिए इस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। बात करें इसे कब स्टैब्लिश किया गया तो बिल्कुल शेड्यूल कास्ट की तरह 19 फरवरी 2004 में 2004 में इस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया।
इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके चेयरपर्सन की बात करें तो अभी वर्तमान में इसकी जो सीट है चेयरपर्सन की वो वैकेंट है। जैसा ही अपडेट आएगा तो आप इसे अपडेट कर लेना। बात करें इसके फर्स्ट चेयरपर्सन की तो इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे कुंवर सिंह, जो कि इसके पहले चेयरमैन हुआ करते थे। बात करते हैं अब अगले कमीशन के बारे में, अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यह भी एक कास्ट को यानी एक कैटेगरी को रेगुलेट करने के लिए इसे बनाया गया, जिसे हम ओबीसी कैटेगरी कहते हैं, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी एनसीबीसी कमीशन के नाम से ये जाना जाता है ना। आप सभी को पता ही होगा कि अभी रिसेंटली वो कौन सा स्टेट है। चलिए, आज की सीरीज में करंट अफेयर्स की क्लास का आज का पहला क्वेश्चन, जिसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि ये अभी रिसेंटली न्यूज में बना रहा। आप सभी को बताना है कि वो कौन सा स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली पहली बार कास्ट बेस्ड सर्वे को कंडक्ट कराया, और ये कास्ट बेस्ड सेंसस को कराने वाला, सर्वे को कराने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कर रहे हैं। बात करें एनसीबीसी स्टैब्लिश कब हुआ, तो ये 14 अगस्त 1993 में ये स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन की बात करें तो हंसराज गगन राम अहिर आपको एट प्रेजेंट इसके चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो काका कालेलकर इसके फर्स्ट चेयरमैन हुआ करते थे। बात करें अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, यह भी एक कैटेगरी को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की ये बात करता है। तो ये कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ, तो 17 मई 1993 में ये स्टैब्लिश हुआ। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसके प्रेजेंट में चेयरपर्सन कौन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के, तो इकबाल सिंह लालपुरा राइट नाउ इसके चेयरपर्सन है। और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो मोहम्मद सरदार अली खान इसके फर्स्ट चेयरपर्सन हुआ करते थे। चल आगे बात करते हैं हमारे अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। एक ऐसा रेगुलेटरी बॉडी जो कि टेलीकॉम सेक्टर को भारत में कंट्रोल करने का काम करता है, जिसे हम ट्राई के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश हुआ, तो 20 फरवरी 1997 में इसे स्टैब्लिश किया गया। बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर। और प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन कौन है, तो पी डी वाघेला राइट नाउ इसके आपको चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, तो एस एस सोडी इसके फर्स्ट चेयरपर्सन हुआ करते थे। बात करते हैं हम हमारे अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करता है, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिश हुआ ये 1958 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। राइट नाउ इसके चेयरपर्सन की बात करें तो समीर वी कामत, है ना, ये कामत है, ध्यान रखेंगे। समीर वी कामत इसके प्रेजेंट क्या है, चेयरपर्सन है। लेकिन बात करें इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, तो फर्स्ट चेयरपर्सन थे इसके DS कोठारी। आगे बात करते हैं हमारे अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी एग्जाम में पूछा गया है, जिसे नीति आयोग कहा जाता है प्रेजेंट में। इसका एक टाइम पहले नाम हुआ करता था प्लानिंग कमीशन। भारत में योजनाओं को बनाने के लिए, प्लान को बनाने के लिए एक कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था 1950 में, जिसे कहा जाता था प्लानिंग कमीशन। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इसे स्टैब्लिश किया गया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का हेड हमेशा कौन हुआ करता था, तो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। तो प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरपर्सन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।
इसके अलावा हम बात करें, फिर मोदी गवर्नमेंट 2014 में आती है, एनडीए गवर्नमेंट आती है, और उनका ये मानना है कि भाई कि प्लानिंग कमीशन में जिस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए वो वैसा नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन में कुछ रिफॉर्म किए गए, खास करके सबसे पहले तो इसके नाम को लेकर के रिफॉर्म किया गया। प्लानिंग कमीशन की जगह अब इसका नया नाम है नीति। अब नीति के फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। बाद में बात करें इसके स्ट्रक्चर की, पहले क्या हुआ करता था कि प्लानिंग कमीशन में एक प्राइम मिनिस्टर होता था, एक वाइस चेयरपर्सन होता था, एक सेक्रेटरी होता था। बाद में इसके अलावा कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स के, फील्ड्स के एक्सपर्ट इसके मेंबर हुआ करते थे। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो इसके अंदर कुछ इस तरीके से रखा गया है कि नीति आयोग का चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होगा और वाइस चेयरपर्सन होगा, एक सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, और साथ में कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ क्या होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, और साथ में सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज के सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके मेंबर होंगे, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन में नहीं हुआ करता था। तो ये था कुछ स्ट्रक्चर्स में रिफॉर्म्स। और बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग कब स्टैब्लिश किया गया, तो 1 जनवरी 2015 में इसे स्टैब्लिश किया गया। किसकी जगह पे स्टैब्लिश किया गया, प्लानिंग कमीशन की जगह पे इसे स्टैब्लिश किया गया। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रेजेंट में इसके सीईओ की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम आपको इसके प्रेजेंट में सीईओ देखने को मिलेंगे। इसके ही एक्स सीईओ जो कि G20 के अंदर शेरपा रहे, आप सभी को आज के सेकंड क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करना है कि नीति आयोग के वो कौन से एक्स सीईओ थे जो कि प्रेजेंट में G20 समिट के शेरपा रहे। आप मुझे इसका आंसर कर रहे हैं। चेयरपर्सन की बात करें तो कौन है इसके प्रेजेंट में चेयरपर्सन, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि नीति आयोग का चेयरपर्सन हमेशा भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र मोदी राइट नाउ इसके चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगे। वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो सुमन कुमार बेरी इसके प्रेजेंट में वाइस चेयरपर्सन है। बात करें इसके फर्स्ट चेयरपर्सन की, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्सेप्ट ही किसके टाइम पे आया था, तो मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट आया था, तो उस समय भी फर्स्ट चेयरमैन वही है, और अभी भी कौन है चेयरपर्सन, तो नरेंद्र मोदी। लेकिन बात करें फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन की, तो फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन इसके थे अरविंद पनगड़िया, जो कि अब बात करें कौन है वाइस चेयरपर्सन, तो सुमन कुमार बेरी आपको इसके वाइस चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पैक्ड फूड को एक सर्टिफिकेशन देने का काम करता है, सर्टिफाइड करने का काम करता है, जिसे FSSAI या जिसे फसाए कहा जाता है। अब ये क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत में वो पैक्ड फूड जो होते हैं, इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, है ना, उन फूड प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी को बनाया गया। इसके लिए एक्ट लाया गया, और इसी एक्ट के अंदर में इसे स्टैब्लिश किया गया। कब, तो सितंबर 5 सितंबर 2008 में फसाए को स्टैब्लिश किया जाता है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, है ना। और प्रेजेंट चेयरपर्सन की बात करें तो सुधांश पंत आपको इसके प्रेजेंट में चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। बात करें इसके फर्स्ट चेयरपर्सन की, तो PL सुवर्धन इसके फर्स्ट चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं हमारे अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि कैपिटल मार्केट को भारत में रेगुलेट करने का काम करता है। और अभी खास करके गौतम अडानी को लेकर के, गौतम अडानी के केस को लेकर के खास करके सुप्रीम कोर्ट और सेबी का बहुत ज्यादा मामला देखने को मिला। न्यूज में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में बहुत जगह आपको ये ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला होगा। बात की जाए सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया की, यानी जिसे हम सेबी कहते हैं, इस सेबी की बात की जाए तो ये भारत में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट, या इसे ही हम स्टॉक मार्केट या हम इसे ही शेयर मार्केट कहते हैं।
है ना। और मनी मार्केट की बात करें तो इसे रेगुलेट करने का काम करता है आरबीआई, और कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम भारत में करता है सेबी। बात करें सेबी की तो सेबी स्टैब्लिश कब हुआ, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो 12 अप्रैल 1988 में ये स्टैब्लिश हुआ। लेकिन जब ये स्टैब्लिश हुआ, इससे किसी भी तरीके की स्टैट्यूटरी राइट्स यानी किसी भी तरीके की पावर इसे प्रोवाइड नहीं की गई, ओनली इसे स्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है। बाद में जब शेयर मार्केट में 1991 में एक स्कैम होता है जिसे हम हर्षद मेहता शेयर मार्केट के अंदर सबसे बड़ा स्कैम कहते हैं, जो कि 5,800 करोड़ रुपए का 1991 में सबसे बड़ा स्कैम शेयर मार्केट में माना जाता है। जब उस कंडीशन में, तब जब भारत में बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन चल रही थी, जब भारत में बहुत ज्यादा मंदी चल रही थी। ये वही टाइम पीरियड है जब भारत के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड उसी टाइम पीरियड में फाइनेंस मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक पॉलिसी भारत के अंदर लेकर के आए थे जिसे एलपीजी पॉलिसी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये उसी टाइम पीरियड की बात है। कब क्या हुआ कि 1992 में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 1988 में ये स्टैब्लिश हुआ, लेकिन इसे स्टैट्यूटरी वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो स्कैम के तुरंत बाद, है ना, इसे दर्जा दिया गया 30 जनवरी को 1992 को इसे स्टैट्यूटरी पावर प्रोवाइड किए गए, और उसके बाद सेबी ने बहुत स्ट्रांगली तरीके से फंक्शन करना स्टार्ट किया भारत के अंदर। बात की जाए इसके चेयरपर्सन की, तो एट प्रेजेंट इसके चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक महिला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेबी के इतिहास में अभी तक कोई भी महिला इसकी चेयरपर्सन नहीं थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई महिला इसकी चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगी। माधवी पुरी बुच राइट नाउ इसकी फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगी। बात करें सेबी के फर्स्ट चेयरपर्सन की, तो सेबी के फर्स्ट चेयरपर्सन थे एस.ए. दवे, आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एको ट्रिब्यूनल, जो कि कंपनी से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई करता है, जिसे हम एनक्लैट के नाम से जानते हैं। एनक्लैट मतलब क्या है, तो नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल की बात यहां पे कर रहे हैं, है ना। ट्रिब्यूनल दो तरीके के केसेस को सुलझाने का काम करता है, रिजॉल्व करने का काम करता है। एक ऐसे वर्क जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, और कुछ ऐसे वर्क जो कि अदर मैटर्स में आते हैं, जैसे टैक्सेस हैं, कंपनीज हैं। ऐसे मामलों को सुलझाने का काम ये ट्रिब्यूनल्स करते हैं। तो बात करें एपिलेट ट्रिब्यूनल की, तो एनक्लेट स्टैब्लिश हुआ, फॉर्म्ड हुआ 1 जून 2016 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। सेबी का हेडक्वार्टर भी आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, है ना। बात की जाए राइट नाउ इसके चेयरपर्सन की, तो जस्टिस अशोक भूषण इसके एनक्लेट के आपको चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट चेयरपर्सन की बात करें तो इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय, है ना, इसके फर्स्ट चेयरपर्सन हुआ करते थे। बात करें अगले ऑर्गेनाइजेशन की, 15 फाइनेंस कमीशन। भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक और प्रोविजन देखने को मिलेगा आर्टिकल 280 के अंदर, है ना। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आर्टिकल 280 के अंदर एक प्रोविजन है जिसे कहा जाता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में टैक्सेस और नॉन टैक्सेस से जितना रेवेन्यू भारत सरकार को होता है, उसका अलोकेशन सेंट्रल में और स्टेट्स में किस तरीके से होगा, ये सारे मामलों के लिए कौन काम करता है, तो उसे फाइनेंस कमीशन के नाम से जाना जाता है। भारत में फाइनेंस कमीशन अभी जो वर्क कर रहा है वो 15 फाइनेंस कमीशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। भारत में पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में बनाया गया था, आफ्टर इंडिपेंडेंट, है ना, आफ्टर रिपब्लिक जब हम हुए, उसके बाद में भारत में पहला फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। ठीक है। 5 साल के लिए ये कमीशन बनाया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली जो वर्क कर रहा है 15 नंबर का, इसे स्टैब्लिश किया गया था 2017 में 27 नवंबर। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
इसके अलावा बात करें 15th फाइनेंस कमीशन के राइट नाउ चेयरपर्सन कौन है, तो एनके सिंह आपको राइट नाउ इसके चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। लेकिन बात की जाए कि जो 1951 में फाइनेंस कमीशन बनाया गया था उसके पहले चेयरपर्सन कौन थे, तो इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे केसी नियोगी। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत में हाईवेज पर कंट्रोल करने का काम करता है, जिन्हें हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत में लगभग 230 से भी ज्यादा नेशनल हाईवेज आपको देखने को मिलेंगे। बड़े छोटे हर तरीके के नेशनल हाईवेज भारत के अंदर हैं। उन सारे नेशनल हाईवेज को कंट्रोल, उन्हें रेगुलेट करने का काम कौन करता है भारत में, तो इसे कंट्रोल करने का काम नाए करता है, जिसे हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। एनएचएआई की बात करें तो ये स्टैब्लिश कब हुआ, तो 1995 में इसे स्टैब्लिश किया गया। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राइट नाउ इसके चेयरपर्सन की बात करें संतोष कुमार यादव, इसके प्रेजेंट में चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट चेयरपर्सन की बात करें तो योगेंद्र नारायण आपको इसके फर्स्ट चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। बात करें अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रोड को लेकर के काम करता है, लेकिन एनएचएआई की बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी नितिन जयराम गडकरी की मिनिस्ट्री के अंडर में कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें अगले ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे ब्रो ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। बॉर्डर पर बनने वाली जितने भी हाईवेज होते हैं, जितनी भी रोड होती हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, ये सारा का सारा काम कंट्रोल में आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। तो राजनाथ सिंह के कंट्रोल में आपको यह ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान, चाइना है ना, म्यांमार, भूटान, इसके अलावा नेपाल, ये जितनी भी आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपको देखने को मिल रही हैं, इनके आसपास का जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो रोड हो, इन सारे काम को करने का काम किसके कंट्रोल में रखा जाता है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में रखा जाता है। बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की तो 1967 ऑफ मई ये एस्टैब्लिश किया गया। और ये इसका हेडक्वार्टर बात करें तो कहां पर है, तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन की बात करें, डायरेक्टर जनरल की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास आपको इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल देखने को मिलेंगे। इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, तो फर्स्ट डायरेक्टर थे के.एन. दुबे। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इस पे काफी बार सवाल उठ चुके हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी की तरफ से ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि सीबीआई एक बंद पिंजरे में तोते के समान है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, क्योंकि ये उन लोगों के खिलाफ छापेमारी करने का काम करता है जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा ऑर्डर दिए जाते हैं, या जिसे रूलिंग पार्टी के द्वारा ऑर्डर दिए जाते हैं। बात करें सीबीआई की तो सीबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ, तो 1963 में सीबीआई एस्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर की चर्चा करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन की बात करें तो प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर है प्रवीण सूद, और इसके फर्स्ट डायरेक्टर की बात करें तो डीपी कोहली। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, तो आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बात करें अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, प्रवर्तन निदेशालय इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसे ईडी है ना, या इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात की जाती है। और आप सभी को पता होगा जितने भी बड़े बड़े नेता आज जो सेंट्रल जेल के अंदर बंद है, तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, वो सब कहीं ना कहीं ईडी की छापेमारी के द्वारा बंद है, इन्वेस्टिगेशन की तरफ से बंद है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पिछले 3-4 साल में कई सारे लोगों की नाक में दम कर रखा है और ये सरकार के कंट्रोल में काम करता है। वैसे तो ये 2 एक्ट के अंडर में काम करता है। ईडी की बात करें तो ये पीएमएलए, जिसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को रोकने का काम करता है ना, जो कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने में जो लोग बाग काम कर रहे होते हैं उन्हें रोकने और उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम करता है। साथ में एक और एक्ट को लेकर के ये काम करता है, ठीक है, जिसे फेमा एक्ट कहते हैं, है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखा होगा आप लोगों ने कई बार हवाला के थ्रू पैसा जो है वो ब्लैक मनी जो है वो व्हाइट मनी में तब्दील की जाती है, एक्सचेंज होता है, तो ऐसे पैसे को रोकने का काम, इलीगल अमाउंट को, मनी को रोकने का काम भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट करता है। बात करें पीएमएलए एक्ट की तो ये 2002 में लाया गया एक्ट था, जिसे इंप्लीमेंट 2005 में किया गया। और बात करें फेमा की तो फेमा एक्ट 1999 में लाया गया था। तो बात की जा रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, तो ईडी जो था वो पहले ईयू हुआ करता था, है ना, इन्फोर्समेंट यूनिट 1956 के तहत इसे एस्टैब्लिश की गई। 1957 एक साल बाद ही इसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में कन्वर्ट कर दिया गया। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर की बात करें तो राहुल नवीन आपको एट प्रेजेंट इसके डायरेक्टर देखने को मिलेंगे। बात करें अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र के मंदिर का एक हिस्सा माना जाता है भारत में, है ना, जिसे द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का एक पार्ट माना जाता है, जिसे राज्यसभा या अपर हाउस के नाम से हम जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी रिसेंटली भारत में ट्रायंगुलर शेप में पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया गया। उस पार्लियामेंट के ट्रायंगल शेप की यदि हॉल की एक बात करें तो उसमें एक अपर हाउस आपको देखने को मिलता है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा की बात करें तो इसे फॉर्म कब किया गया था तो 3 अप्रैल 1952 में इसे फॉर्म किया गया था। कहां पर है तो दिल्ली के अंदर आपको पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें इसके चेयरपर्सन की तो हमेशा राज्यसभा का स्पीकर या चेयरमैन हमेशा कौन होगा तो देश का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का हेड होता है, ठीक है। बात की जाए डिप्यूटी चेयरपर्सन की तो हरिवंश नारायण सिंह आपको इसके प्रेजेंट में डिप्यूटी चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी राइट नाउ इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि यूपीए के प्रेसिडेंट भी हैं, ये यहां पे आपको अपोजिशन लीडर देखने को मिलेंगे। लीडर ऑफ द हाउस जो कि रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं पीयूष गोयल, ठीक है, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं जो कि राज्यसभा के क्या हैं लीडर माने जाते हैं। और फर्स्ट चेयरपर्सन की बात करें तो राज्यसभा के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे तो जो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो राज्यसभा के पहले चेयरपर्सन थे। आगे बात कर लेते हैं लोकसभा, जहां पे लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड लोग बैठते हैं, इसे हम लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहते हैं, जहां पे आपको जनता का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है लोकसभा के अंदर। बात की जाए लोकसभा कब स्टैब्लिश की गई तो 17 अप्रैल 1952 को इसे स्टैब्लिश किया गया। राइट नाउ इसके स्पीकर की बात करें तो ओम बिरला राजस्थान कोटा से ये बिलोंग करते हैं, ये राइट नाउ इसके स्पीकर हैं। और सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो उत्पल कुमार सिंह इसके प्रेजेंट में आपको सेक्रेटरी जनरल देखने को मिलेंगे। बात की जाए लीडर ऑफ द हाउस कौन है तो लीडर ऑफ द हाउस जो रूलिंग पार्टी के हेड है नरेंद्र मोदी, क्योंकि जवाबदेही इन्हीं के ऊपर बनती है। इसके अलावा डिप्यूटी लीडर की बात करें रूलिंग पार्टी से तो राजनाथ सिंह जो कि राइट नाउ डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। बात करें लोकसभा के फर्स्ट चेयरपर्सन की तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इंडिया के लोकसभा के पहले स्पीकर या चेयरपर्सन माने जाते हैं लोकसभा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि भारत में मनी मार्केट को रेगुलेट करती है। मनी मार्केट को रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है ना। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, मनी जो आपको मार्केट देखने को मिलेगा उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, अथॉरिटी है। स्टैब्लिश कब हुई है तो 1 अप्रैल 1935 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
राइट नाउ गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जो कि 25 नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एट प्रेजेंट इसके गवर्नर हैं। और इसके अलावा 4 डिप्यूटी गवर्नर भी होते हैं जो कि काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। फर्स्ट टीबी रविशंकर है ना, टी रविशंकर, सेकंड एम राजेश्वर राव, तीसरा है डॉक्टर माइकल पात्रा और फोर्थ है महेश कुमार जैन, एम के जैन। राइट नाउ ये 4 डिप्यूटी गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे। बात की जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो सीडी देशमुख थे, ठीक, जो कि आरबीआई के तीसरे नंबर के गवर्नर थे, थर्ड गवर्नर थे। लेकिन बात की जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर तो सीडी देशमुख। लेकिन बात की जाए कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो ये पहले ब्रिटिश थे, क्योंकि 1935 की बात हो रही है। तो ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये आप लोग इसके अंदर ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम हमारे अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो। भारत में इंटेलिजेंस, सारे जितने भी इंटेलिजेंस का काम करने का जो अधिकार है वो किसके पास में है, तो आपको देखने को मिलेगा उसे हम आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जानते हैं। तो 1887 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चेयरपर्सन या डायरेक्टर की बात करें, क्योंकि इसमें डायरेक्टर पोस्ट होती है, ठीक है, और कौन है, तपन डेका राइट नाउ इसके डायरेक्टर हैं। फर्स्ट डायरेक्टर की बात करें तो टीजी संजीवी पिल्लई आपको इसके फर्स्ट डायरेक्टर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात की जाए अगले ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है। लेकिन यदि मान लीजिए कि भारत और भारत के बाहर जब बड़े केसेस को रिजॉल्व करने का या इन्वेस्टिगेट करने का मामला जब हो, तब उस पर कौन काम करता है, तो उसमें एनआईए की टीम काम करती है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मुंबई ताज अटैक जो हुआ था 26/11 है ना, अभी वो डेट आने भी वाली है, क्योंकि कई सारे लोगों को मार दिया गया था इस टेरर अटैक में, है ना, कई लोगों की जान गई, मासूम लोगों की जान गई। उस ताज अटैक के बाद भारत सरकार को यह लगा कि हमें एक मजबूत इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। तो 2008 के उस मामले के बाद 2009 में भारत सरकार ने एक रेगुलेटरी बॉडी, एक इन्वेस्टिगेशन बॉडी को एस्टैब्लिश किया, जिसे एनआईए के नाम से जाना जाता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो दिनकर गुप्ता राइट नाउ इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल की बात करें तो राधा विनोद राजू इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिलेंगे। बात करें एक और इंपॉर्टेंट, देश के बाहर से यदि कोई इंटेलिजेंस काम करती है भारत के लिए तो उसे हम रॉ के नाम से जानते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जाना जाता है। इसे एस्टैब्लिश कब किया गया, तो 21 सितंबर 1968 में एस्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर की बात करें तो रवि सिन्हा इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं। फर्स्ट डायरेक्टर की बात करें तो रामेश्वर नाथ काव इसके फर्स्ट डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। अगली रेगुलेटरी बॉडी की बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1999 कारगिल वॉर का वो किस्सा था जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे 10वें नंबर के, और इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान को हमने मात दी एक वॉर में जिसे कारगिल विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। चलिए आज के सीरीज में, करंट अफेयर्स की सीरीज में कमेंट बॉक्स में आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि कारगिल विजय दिवस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, आप मुझे इसका आंसर कर रहे हैं। तो बात करें 1999 से ये चर्चा में था कि भारत में तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन को बिठाने के लिए एक ऐसी रैंक की जरूरत है ताकि जिसके ऑर्डर पर ये तीनों सेनाएं काम करेंगी। तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर इसके लिए तो प्रोविजन है, जैसे कमांडर इन चीफ माना जाता है तीनों सेनाओं का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं
डिफेंस में, इंडियन डिफेंस में कोऑर्डिनेशन के लिए एक ऐसी रैंक की जरूरत है जिसे कहा जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी जिसे सीडीएस की पोस्ट कहा जाता है। तो सीडीएस की पोस्ट को क्रिएट किया गया अभी रिसेंटली 1 जनवरी 2020 में, है ना। मोदी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में इस मामले को चर्चा में वापस से लाया गया और 1999 के बाद का जो मामला था उसको फाइनली 2020 में क्रिएट किया गया। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर, और आपको पता होगा कि इसके फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी इनकी और इनके वाइफ की, और साथ में कुछ और भी कमांडर इनके साथ में मौजूद थे जिनकी डेथ हो गई थी, है ना, तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद ये पोस्ट वैकेंट हो गई थी, तो अभी रिसेंटली जनरल अनिल चौहान को नया सीडीएस यानी भारत के सेकंड सीडीएस आपको देखने को मिलेंगे बिपिन रावत के बाद, इनको अपॉइंट किया गया। बात करें वाइस चीफ स्टाफ की, डिफेंस स्टाफ की, तो आपको देखने को मिलेंगे एडमिरल आर हरि कुमार, आपको इसके राइट नाउ वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी तीनों सेनाएं आप सभी को पता ही होगा, आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो उसमें हम बात कर रहे हैं आर्मी की। आर्मी की बात की जाए तो ये कब फॉर्म की जाती है, कब इसे नेशनलाइज किया जाता है, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम पे बन चुकी थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 में जब देश रिपब्लिक हुआ तब ब्रिटिश से इसका कंट्रोल जो है वो भारत सरकार के हाथ में आ जाता है। तो नेशनलाइज करने की बात करें तो 1950। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फर्स्ट इसके जो चीफ थे, आर्मी के चीफ माने तो के.एम. करियप्पा, जनरल करियप्पा इसके फर्स्ट चीफ थे, लेकिन एट प्रेजेंट चीफ की बात करें तो कौन है, तो जनरल मनोज पांडे, जिसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है, जनरल की पोस्ट होती है। और इनके बाद यदि कोई सेकंड रैंक होती है तो उसे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है, और इस पर कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सचिंद्र कुमार आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें, एक और चीज मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि आर्मी डे कब होता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा बात करें नेवी, इंडियन नेवी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ी नेवी मानी जाती है दुनिया में, इसका नाम आता है ना। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज मैं बता दूं कि ग्लोबल फायर पावर नाम की एक इंडेक्स जो है वो अमेरिका के CIA के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड फैक्ट बुक के द्वारा, जिसमें इंडियन जो डिफेंस है इसको दुनिया की चौथी सबसे बड़ी डिफेंस पावर मानी जाती है। तो बात कर रहे हैं हम नेवी की, तो नेवी ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही स्टैब्लिश की गई थी 5 सितंबर 1612 में, लेकिन नेशनलाइज की बात करें तो 1950 में इसे नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, बात करें हेडक्वार्टर की, तो इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यहां पे चीफ की बात करें, नेवी चीफ की बात करें तो उस पोस्ट को एडमिरल कहा जाता है, जैसे आर्मी में जनरल होता है वैसे ही यहां पे एडमिरल होता है। और कौन है, तो आर हरि कुमार। आर हरि कुमार का भी थोड़ी देर पहले हमने नाम भी लिया था, जो कि नेवी चीफ के साथ साथ में वाइस क्या भी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी है। इसके अलावा बात करें वाइस एडमिरल कौन है, तो वाइस एडमिरल है संजय जसजीत सिंह। और पहले कौन थे, पहले इंडिया के नेवी चीफ कौन थे, तो RD कटारी आपको पहले नेवी के चीफ देखने को मिलेंगे। साथ में बात करें नेवी डे कब होता है, तो 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें हमारे अगले फोर्स की बात करें तो उसे हम इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते हैं। इंडियन एयरफोर्स कब स्टैब्लिश हुई, तो 1950 में इसे नेशनलाइज किया गया। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रेजेंट में इसके हेड कौन है, इसके चीफ कौन है, तो ध्यान रखेंगे जिस तरीके से आर्मी में जनरल होता है
जिस तरीके से नेवी में एडमिरल होता है, उसी तरीके से एयर फोर्स में जो हायर पोस्ट होती है उसे एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। और यहां पर बैठे हुए हैं कौन एट प्रेजेंट? तो विवेक राम चौधरी एट प्रेजेंट एयर फोर्स के चीफ हैं। वाइस चीफ की बात करें तो वाइस एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह, आपको देखने को मिलेंगे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट एयर फोर्स चीफ? तो आंसर इज सुब्रतो मुखर्जी पहले एयर चीफ रह चुके हैं। तो ये है आज के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने वाला पार्ट। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से कर रहा हूं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।